नानाशी को वो गुड लक स्टोन दे देता है और नानाशी से कहता है असल में इस स्टोन की कीमत मैंने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई थी, इसकी असली कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से ये जानता था कि इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं होगी, कम से कम 10-20 लाख तो होगी ना। 1000 रुपए है, 1 करोड़ से सीधे 1000, तुम तो बहुत चालाक निकले बच्चे। लेकिन ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये एक गुड लक स्टोन है। जिसपे नानाशी कहता है चलो कोई बात नहीं, एंड वो उस लकी स्टोन को रख लेता है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर यांग आ जाते हैं, जिसको देखकर कोटारो बहुत खुश हो जाता है और नानाशी वहाँ से जाने लगता है। कोटारो नानाशी से कहता है अपना ध्यान रखना नानाशी, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। एंड नानाशी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोबी मारू को वो लोग एक जगह पर बांध देते हैं और कोटारो को मीटिंग हॉल में लेके जाते हैं। एंड वहाँ पर कोटारो उस टेम्पल के हेड से मिलता है, जिसके पीछे खड़ा होता है एक चाइनीज सोल्जर। इस टेंपल के हेड ने चाइनीज सोल्जर्स को बहुत सारे पैसों के बदले कोटारो को बेच दिया होता है। एंड क्योंकि वो टेंपल का हेड होता है, इसलिए मिस्टर यांग भी कुछ नहीं कर सकते थे। कोटारो बोलता है तुम सब के सब धोखेबाज हो, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा चाइनीज सोल्जर उसे पकड़ लेता है एंड एक जोर का पंच मारकर उसको बेहोश कर देता है। वो दोनों कोटारो को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ जापानीज सोल्जर्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं कोटारो को उन लोगों से छीनने के लिए। लेकिन तभी इनमें से एक चाइनीज सोल्जर जिसका नाम किम होता है, ये अकेले ही इन सब पर भारी पड़ने लगता है और उन सबको अकेले ही मार रहा होता है, जिसको देखकर एक जापानीज सोल्जर अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है और ज्यादा सोल्जर्स को बुलाने के लिए। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी उसको रास्ते में नानाशी देख लेता है एंड उसके ऊपर के ब्लड को देखकर नानाशी को शक होता है और वो तुरंत ही वापस टेंपल की तरफ भागता है। एंड रास्ते में उसको दोनों चाइनीज सोल्जर दिख जाते हैं जो कोटारो को लेकर भाग रहे होते हैं। नानाशी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी किम अपने कोनाई से नानाशी के घोड़े को मार देता है और नानाशी वहीं पर गिर जाता है। एंड ये दोनों कोटारो को लेकर वहां से भाग जाते हैं। नानाशी वापस टेंपल की ओर भागता है और टोबी मारू भी किसी तरह अपने पट्टे से छूट जाता है। नानाशी जाते ही टेंपल के हेड को बेहोश कर देता है और यांग से बोलता है जल्दी बताओ वो दोनों कहाँ लेकर गए उसको। यांग उससे कहता है मुझे ये नहीं पता कि वो लोग उसको कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन आज रात वो कोटारो की बलि चढ़ाकर उसका सारा खून निकाल लेंगे। नानाशी बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कोटारो के साथ कैसे कर सकते हो, वो तुम पर इतना भरोसा करता था। मैं क्या करता, टेंपल के हेड ने ऑर्डर दिया था, मैं एक मॉन्क हूँ, मुझे इनके सारे ऑर्डर मारने पड़ते हैं। जिसको सुनकर नानाशी एक सोल्जर की तलवार से यांग का मॉन्क वाला कपड़ा बीच से काट देता है और उससे कहता है तुम एक अच्छे इंसान तक नहीं हो, मॉन्क तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। एंड ये कह के वो टोबी मारू के साथ वहां से निकल जाता है एंड यांग रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। इधर हम देखते हैं जैसे ही चाइनीज जनरल को पता चलता है कि जापानीज सोल्जर्स ने कोटारो को उनसे छीनने की कोशिश की थी, वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए। एंड वैसा ही होता है, लैंग अकेले ही कॉन्ग के बहुत सारे सोल्जर्स को मारकर कॉन्ग को किडनैप कर लेता है। इधर हम देखते हैं कोटारो को ये लोग सैक्रिफाइस टावर पर ले आते हैं। मादरा अपने बेटे और पूरी आर्मी के साथ भी उस जगह पर बढ़ रहा होता है। नानाशी भी टोबी मारू की मदद से कोटारो को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंग कोटारो को सैक्रिफाइस टावर के ऊपर ले जा रहा होता है और वो उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या बच्चे, थोड़ी देर में तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन कोटारो उससे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो असलियत में बहुत ज्यादा डरा होता है। नानाशी पागलों की तरह कोटारो को ढूंढ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका होता है और स्नोफॉल भी हुई होती है, जिसकी वजह से बर्फ में भागना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोटारो को ये लोग उस टावर के टॉप पर बांध देते हैं। ठीक 12 बजे कोटारो की ये लोग बलि चढ़ा देंगे। एंड तभी मादरा अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर के गेट के सामने पहुंच जाता है। जनरल ऑर्डर देता है इनके राजा कॉन्ग को इनके सामने टांग देने के लिए ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सकें। एंड ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये कॉन्ग को इनके सामने टांग देते हैं। कॉन्ग कहता है ये चाइनीज लोग जैसा भी कह रहे हैं इनकी बात मानो और मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन मादरा को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो अपने बेटे से कहता है कि टाइम आ चुका है हिराटा। एंड हिराटा अपने धनुष में एक तीर तानता है और उस तीर को छोड़ देता है जो सीधा जाकर कॉन्ग को खत्म कर देता है। सारे सोल्जर्स और चाइनीज शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये क्या किया मादरा ने। एंड मादरा उल्टा घूमकर सबसे कहता है टाइम आ चुका है कि तुम सब अब किसी वीक राजा को नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग राजा के अंडर काम करो जो खुद से पहले तुम लोगों के भले के बारे में सोचे। और तुम सब एंड जो कोई भी आज मेरा साथ देगा मैं उन लोगों की सारी डिमांड पूरी करूंगा। तो बोलो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे। एंड सारे के सारे लोग मादरा को अपना राजा मान लेते हैं। लैंग मादरा की तारीफ करता है और बोलता है चलो यहाँ पे भी थोड़े बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं। एंड मादरा अपनी पूरी आर्मी के साथ सैक्रिफाइस टावर पर अटैक कर देता है। वो लोग गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जापानीज और चाइनीज सोल्जर्स के बीच बहुत ही भयानक वॉर स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं नानाशी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन तभी वॉर के धुएं की वजह से वो सैक्रिफाइस टावर को ढूंढ लेता है। वैसे तो जापानीज सोल्जर्स नंबर में बहुत ज्यादा थे और चाइनीज सोल्जर कम, लेकिन एक चाइनीज सोल्जर खुद मरने से पहले बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स को मार दे रहे थे एंड इसीलिए मुकाबला बिल्कुल टक्कर का था। मादरा का बेटा मादरा से कहता है कि क्या आप मेरी भी एक विश पूरी करोगे, जिसपे मादरा उससे कहता है चिंता मत करो, राजकुमारी की शादी मैं तुम्ही से करूंगा। अब चलो दिखा देते हैं इन चाइनीज लोगों को हमारा दम। एंड मादरा और उसका बेटा भी वॉर में उतर जाते
जाते हैं। मादरा और उसके सोल्जर मिलके बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन तभी मादरा के सामने लैंग आ जाता है। मादरा अपने सोल्जर से कहता है तुम सब पीछे हो जाओ, तुम सब इसके सामने नहीं टिकोगे। एंड मादरा और लैंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोटारो के पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। मादरा का बेटा बहुत अच्छा लड़ता है, लेकिन आखिरी में वो मारा जाता है। नानाशी और टोबी मारू सैक्रिफाइस टावर के अंदर घुस जाते हैं। नानाशी दूर से कोटारो को देखता है जो ऊपर बंधा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से एक ब्लास्ट की वजह से नानाशी के ऊपर एक टावर गिर जाता है। नानाशी बहुत इंजर्ड हो जाता है एंड अभी उसे अपने पास्ट की याद आती है कि कैसे वो पास्ट में वॉर में बहुत सारे लोगों को मारा करता था। एंड 9 साल पहले एक वॉर के बाद किंग ने उसे दूसरे किंग की वाइफ और छोटे से बच्चे को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। एंड क्योंकि वो किंग का ऑर्डर था, इसीलिए उसने अपनी तलवार से एक बेचारी माँ और उसके बेटे को मार दिया था, जिसके सर पर ये व्हाइट रिबन बंधा हुआ था जो आज तक उसने अपनी तलवार पर बांध कर रखा है। एंड तब से अभी तक उसने अपनी तलवार का यूज नहीं किया है। मादरा लैंग के साथ पूरी जान लगाकर लड़ रहा होता है एंड लैंग को भी उस फाइट में थोड़ी मजा आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से ये चाइनीज जनरल मादरा को भी गोली मार देता है और मादरा वहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं कोटारो की बलि को, लेकिन तभी वहाँ पर टोबी मारू आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। नानाशी भी कोटारो की तरफ बढ़ रहा होता है। किम उसको देखता है और कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, पिछली बार मैं तुम्हें मार नहीं पाया था। एंड वो नानाशी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नानाशी 9 सालों बाद अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है एंड एक बार में वो किम को खत्म कर देता है। टाइम हो चुका होता है एंड ये आदमी टोबी मारू को दूर फेंक देता है और कोटारो को बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी नानाशी दूर से अपनी तलवार पूरी जान लगाकर फेंकता है एंड उस आदमी को खत्म करके कोटारो को बचा लेता है। तभी नानाशी के ऊपर 2 चाइनीज सोल्जर अटैक कर देते हैं एंड उसकी आंखों पर एक अजीब सा केमिकल डाल देते हैं, लेकिन नानाशी बिना किसी वेपन के ही उन दोनों को भी मार देता है। लेकिन वो खुद फिसल कर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन कोटारो और टोबी मारू से बचा लेते हैं। लैंग ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है फाइनली इतने सालों बाद मुझे एक मेरी टक्कर का इंसान मिल ही गया। लेकिन ये जनरल नानाशी को भी मादरा की तरह उसी समय खत्म करना चाहता था एंड वो उसके ऊपर भी अपनी गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता लैंग उस गन को उसके हाथ के साथ बीच से काट देता है। जनरल कहता है ये क्या किया तुमने लैंग, जिसपे लैंग उससे कहता है मैं बहुत सालों से एक ऐसा अपोनेंट ढूंढ रहा था जो मेरे टक्कर का हो एंड मुझे आज जाके वो अपोनेंट मिला है, मुझे यहाँ पर लाने के लिए बहुत थैंक यू एंड अब आप आराम करिए। एंड वो जनरल को भी उसके हाथ की तरफ बीच से काट देता है एंड फिर लैंग नानाशी की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और तैयार होते हैं एक ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए जो किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों की तलवारें इतना तेज चल रही होती है कि कोटारो को उनकी तलवारें दिख तक नहीं रही होती। एक गलती और सामने वाला खत्म। लैंग को सालों बाद एक ऐसा अपोनेंट मिल जाता है जो उसको टक्कर दे रहा होता है, जिसकी वजह से लैंग को बहुत मजा आ रही होती है। उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की लड़ाई होती है, एक ऐसी लड़ाई जो लोग सालों तक याद रखेंगे। एंड आखिर में ये दोनों अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के सीने के अंदर घुसेड़ देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि नानाशी की तलवार लैंग के सीने के आर पार निकल जाती है, लेकिन लैंग की तलवार को कोटारो का लकी स्टोन रोक देता है। एंड वो लकी स्टोन सच में नानाशी के लिए बहुत लकी निकल जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लैंग वहीं पर गिर जाता है और वो समझ जाता है कि यही उसका एंड है, लेकिन उसे फाइनली वो मिल गया होता है जो वो इतने सालों से चाहता था। एंड वो नानाशी को थैंक यू बोलकर हंसते हुए खत्म हो जाता है। इसके बाद कोटारो, नानाशी और टोबी मारू वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में नानाशी कोटारो से पूछता है कि तुम्हारा कोई सपना है क्या, जिसपे कोटारो उससे कहता है मेरा सपना है पूरी दुनिया घूमने का। जिसको सुनकर नानाशी हंसता है और बोलता है ठीक है तो चलो फिर अब हम लोग साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। एंड यहाँ पर ये एनिमे खत्म हो जाता है। तगड़ा होगा तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना।